नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव सेशन के माध्यम से ये डीसी जनरेटर का चौथा लेक्चर होगा। तो अगर आपने 3 लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उनको देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। डीसी मशीन में आर्मेचर का प्रमुख कार्य होता है। तो इसका प्रमुख क्या होता है? बाइंडिंग में विद्युत वाहक बल पैदा करना। यानी ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, आर्मेचर बाइंडिंग का खुला या शॉर्ट सर्किट परीक्षण किया जाता है। ठीक है, यानी कि ओपन या शॉर्ट सर्किट परीक्षण आर्मेचर में हम लोग किसको करते हैं? तो वो तो ग्राउलर विधि होता है। तो इसमें हम लोग कौन सा करते हैं, या आंतरिक वाला या बाहरी? तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, जो एक्सटर्नल होता है यानी बाहरी होता है, ग्राउलर विधि द्वारा हम लोग खुला या शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हैं। किस माध्यम से? देखिए यहाँ पर इसमें दर्शाया गया है। ये अब इसको पहचान लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है ना, फिगर देखकर पूछ देता कि एक फिगर आपका जो है किस टेस्टिंग मशीन का है। तो ये देख लीजिए, ये ग्राउलर है, ये देख रहे हैं ना, ये वाला है। ये पूरा आर्मेचर रखा हुआ है, ये कम्यूटेटर के द्वारा एक एक टेस्टिंग किया जा रहा है। ठीक है, ये ओपन सर्किट खुला परीक्षण के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये एक्सटर्नल है, ये ग्राउंड है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखें। आगे है तीसरा, निम्नलिखित में से किस जनित्र का वोल्टेज रेगुलेशन का मान सबसे कम होता है? तो देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन का मान ये होता है कि वेरिएशन मतलब फ्लक्चुएट करना। सबसे ज़्यादा वेरिएशन किस में देखने को मिलता है? तो ये सबसे कम पूछा है। वोल्टेज रेगुलेशन जब कम होता है मतलब वेरिएशन ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? जब वेरिएशन ज़्यादा तो ये अच्छा नहीं होगा। तो सबसे अच्छा पूछता तो हम लोग डीसी शंट जनरेटर के साथ जाते, लेकिन सबसे कम पूछा है तो डीसी सीरीज जनरेटर। और नेगेटिव किस में होता है? डिफरेंशियल में। किस में होता है? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डीसी सीरीज जनित्र में बाइंडिंग को किन संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है? तो सीरीज जो जनित्र होता है तो क्या होता है, आर्मेचर के साथ के क्या लगता है, ये सीरीज में लगता है। और जिसको हम लोग D1 और D2 से दर्शाते हैं, क्योंकि एक बाइंडिंग का 2 ही सिरा होता है, जिसको एक को D1 से और एक D2 से। और जो आर्मेचर का जो आर्मेचर बाइंडिंग को A1 से और E2 से दर्शाते हैं। तो A1 A2 से आर्मेचर को दर्शाते हैं, और D1 D2 को किसको दर्शाते हैं? डीसी सीरीज बाइंडिंग को। और E1 E2 के शंट वाले बाइंडिंग को दर्शाते हैं, और C1 C2 को कंपनसेटिंग जो बाइंडिंग करते हैं आर्मेचर के सीरीज में, उसको हम लोग जानते हैं। और एक होता है B1 और B2, एक इसको क्या कहते हैं, कम्युलेटिव बाइंडिंग जो करते हैं, उससे हम लोग दर्शाते हैं। देखिए इसमें इसी दर्शाया गया है। इसमें क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि जो डीसी सीरीज जो बाइंडिंग होता है, डीसी सीरीज जो बाइंडिंग होता है, इसका क्या होता है? देखिए आर्मेचर का जो होता है, आर्मेचर का जो आपका रेजिस्टेंस होता है इससे अधिक होता है। किसका? आपका जो सीरीज का रेजिस्टेंस होता है, ये क्या होता है? इससे अधिक होता है। लेकिन जिसकी पूछता क्वेश्चन की इसकी बाइंडिंग किस प्रकार की जाती है, तो ये मोटे तार का कम लपेट, मोटे तार का कम लपेट होता है, इसका हम लोग और आर्मेचर के सीरीज में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और डीसी जनित्र का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? बूस्टर के रूप में। तो जो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उसमें हम लोग बूस्टर के रूप में प्रयोग करते हैं इसका। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा है कि निम्न में से किस जनित्र को फ्लक्स स्थिर जनित्र कहते हैं? यानी जिसका फ्लक्स क्या होता है? स्थिर होता है। तो हम बोलते हैं डीसी शंट जनित्र। इसको स्थिर फ्लक्स होता है, इसीलिए इसको हम लोग किस नाम से जाते हैं कि स्थिर जनित्र के नाम से जानते हैं, स्थिर फ्लक्स जनित्र के नाम से जाना जाता है। देखिए इस प्रकार की इसकी बाइंडिंग होती है। इसको शंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आर्मेचर के साथ किस में लगा होता है? पैरेलल में, यानी समांतर में, जिसको हम लोग E1 और E2 से दर्शाते हैं। इसकी बाइंडिंग पूछा जाता है शंट का, तो ये अधिक लपेट, ये पतले तार का अधिक लपेट होता है। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? आर्मेचर से भी
और आपके आर्मेचर और सीरीज से भी सबसे ज़्यादा होता है शंट का। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा शंट का, उससे कम सीरीज का, उससे सबसे कम होता है आर्मेचर का। तो प्रतिरोध को भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको अगर आपका सीक्वेंस में पूछ दिया कभी तो आपको याद रहना चाहिए। तो और रेजिस्टेंस कभी कभी एक मानक दे देता है, तो जैसे आर्मेचर का 1 ओम या 1 ओम से कम होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। हाँ, शंट की बात है, शंट में देखिए हम लोग इसका जिक्र इसको दर्शाते हैं E1 E2 से। ये आर्मेचर के साथ पैरेलल में जुड़ता है, पतले तार का अधिक लपेट होता है जिसके कारण इसका रेजिस्टेंस अधिक होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। हाँ, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका हम लोग बैटरी चार्जिंग करते हैं, क्योंकि बैटरी चार्जिंग में हम लोग को एक स्थिर वोल्टेज चाहिए, तो इसलिए हम लोग इसका बैटरी चार्जिंग में इसका प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बैटरी चार्जिंग में। आगे 6 नंबर है, वह जनित्र जो शंट फील्ड और सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जब कभी भी जो फ्लक्स होता है, ठीक है, जब टोटल फ्लक्स जो शंट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स का अंतर को दर्शाता है, तो ये हम लोग क्या दर्शाते हैं, डिफरेंशियल। ऐसे योग को दर्शाएगा, एक दूसरे का सपोज करते हैं, तो इसको हम लोग कम्युलेटिव करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, आर्क वेल्डिंग में। किसमें, आर्क वेल्डिंग में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना आपको, ठीक है। देखिए ये डिफरेंशियल का है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र का है। तो देखिए ये है, इसमें शंट फील्ड वाइंडिंग देख रहे हैं कि नहीं, इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। तो इसमें देखिए एक दूसरे का सपोज किस प्रकार कर रहे हैं, देखिए जिसमें धारा का है, इसमें धारा देखिए ये जो शंट वाला हिस्सा इस तरफ से है और ये सीरीज वाला है, तो देखिए यहाँ से जाएगा ऐसे, तो ये ऐसे ही आएगा, मतलब जिस दिशा में ये जा रहा है उसी दिशा में इसको भी दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दर्शाया गया कि नहीं, इसी से होकर जाएगा ना, तो ये एक दूसरे का सपोज कर रहा है। अरे सॉरी, तो ये क्या कर रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है, तो इसमें क्या है, इस दिशा में जा रहा है, तो ये विपरीत दिशा को दर्शा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र, ठीक है। और वह जनित्र जो 7 नंबर है, शंट फील्ड तथा सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे की सहायता करते हैं, वही चीज है देखो कम्युलेटिव, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो इस चीज को ध्यान रखना। देखिए इसमें दिख रहा है कि नहीं, वैसे इसमें से ये धारा जो जा रही है, यहाँ से देखिए, अब ये इसमें से जो धाराएं हैं, यहाँ से लोड है, ठीक है, यहाँ से आपका से ये जो आपका फिगर है ना, थोड़ा इसमें मिस्टेक है, क्योंकि ये जनरेटर का नहीं, ये मोटर कहा गया है, तो इसमें धारा का ऐसे होना चाहिए था, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से होना चाहिए ये, क्योंकि ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें इस तरह से जाएगा, इसमें भी इस तरह से जाएगा, तो इसमें क्या है, एक दूसरे का हमें क्या करना चाहिए, सपोज करना चाहिए। सपोज किस प्रकार करेगा, जैसे इस जंक्शन में, जैसे यहाँ से अगर करंट अगर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से करंट, यहाँ से सीरीज में जा रहा है, यहाँ से लोड में जा रहा है, तो एक दूसरे का यहाँ पर एक दूसरे का क्या करेंगे, सपोज करना चाहिए। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र, ठीक है। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने में कौन सी क्षति कम होती है, तो देखिए जब आर्मेचर कोर को हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, जो मैग्नेटिक के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, तो उस समय हम लोग क्या हिस्टेरिक क्षति को कम करते हैं, वो लेमिनेट किया जाता है, यानी जो सिलिकॉन स्टील उसको लेमिनेट किया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एडी करंट क्षति को कम करते हैं। तो इसको हम लोग आंसर बी हो जाएगा, कि यानी एडी करंट क्षति को लिमिनेट करने से में क्षति, एडी करंट क्षति कम हो जाती है। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि अच्छा जैसे जो क्षति होती है यानी लॉस होता है, एडी करंट ज़्यादा होता है हिस्टेरिसिस, तो आप बताएंगे कि जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है एडी करंट से ज़्यादा होता है। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगे है 9 नंबर, निम्न में से व्यावसायिक दक्षता के सूत्र को दर्शाता है, यानी कि कमर्शियल इफिशियंसी। कमर्शियल इफिशियंसी इसमें से कौन सा है, आप इसको आप देकर आंसर दीजिए। तो इसमें कौन सा 9वां में कौन सा होगा, तो व्यावसायिक दक्षता का पूछा है। तो देखिए व्यावसायिक दक्षता में क्या होता है कि इसमें होता है आउटपुट विद्युत शक्ति और इनपुट यांत्रिक शक्ति।
तो आउटपुट विद्युत शक्ति और इनपुट यांत्रिक शक्ति, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। अच्छा, और इसमें जैसे आपको मशीन में 3 तरह की दक्षता देखने को मिलती है। एक होता है मैकेनिकल, एक होता है कॉमर्शियल और एक होता है इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल को हम लोग ई से दर्शाएंगे, कॉमर्शियल को एनसी से दर्शाएंगे और मैकेनिकल को एनएम से दर्शाएंगे। ठीक है, तो एनएम यानी कि अगर आपसे पूछ दे कि मैकेनिकल का यानी कि दक्षता कितनी होती है, तो आउटपुट हो जाएगा आपका आउटपुट। ठीक है, आउटपुट इनपुट पावर, आउटपुट विद्युत पावर यानी शक्ति बटा के आपकी उत्पन्न आपका क्या उत्पन्न यांत्रिक पावर। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका एक संबंध होता है एनसी बराबर एनएम यानी मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। ये भी पूछा है क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखना। 10वां है कि निम्न में से 2 जनित्र को समांतर चालन की अवस्था के लिए आवश्यक होना चाहिए। 2 जनित्र समांतर चालन के लिए क्या आवश्यक? समान वोल्टेज, जी बिल्कुल होना चाहिए, समान दक्षता और समान पोलैरिटी, यानी प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज स्थिर रहता है तो वो किस प्रकार का जनित्र है? यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं लेवल या फ्लैट टाइप कंपाउंड जनित्र। और जब लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? ओवर कंपाउंड जनित्र। तो आगे है कि अंडर कंपाउंड जनित्र, जब लोड बढ़ाने पर टर्मिनल का वोल्टेज का मान घटता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको अंडर कंपाउंड सीरीज जनित्र, यानी कि सी वाला ऑप्शन। तो आंसर हमारा कौन सा इसमें हो जाएगा? लेवल या फ्लैट टाइप कंपाउंड जनित्र। देखिए इसमें दर्शाया गया है सब। देखिए टर्मिनल वोल्टेज है तो लगभग ये स्थिर रहने वाला का लेवल या फ्लैट टाइप जनित्र। और ओवर, जब टर्मिनल लोड बढ़ा रहे हैं तो ओवर कंपाउंड है, और ये आपका अंडर कंपाउंड है। और ये देखिए डिफरेंशियल, जैसे ही लोड बढ़ाते हैं तुरंत क्या होता है? ये वोल्टेज का मान गिर जाता है। ये होता है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 12 नंबर, निम्न में से डीसी वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आदि के लिए किस जनित्र का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो ओवर कंपाउंड जनित्र का। ठीक है, ओवर कंपाउंड जनित्र यानी बी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर कि वह प्रभाव जिसमें एमएनए जीएनए से फाई अंश जनरेटर के घूमने की दिशा में खिसक जाता है, तो ये क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। क्या बोलते हैं हम लोग? चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये है आर्मेचर रिएक्शन ऑन लोड। तो इस लोड कंडीशन में किस तरीका से डायग्राम बनता है और ये किस प्रकार से दिखाई आपको देता है। देखिए इसमें ये क्या है आपका? ये वाला हिस्सा आपका मेन जो फील्ड है, फील्ड फ्लक्स का ये है, और ये अंदर वाला ये बाहर वाला हिस्सा फील्ड फ्लक्स का है, अंदर वाला हिस्सा आर्मेचर फ्लक्स को दर्शा रहा है। तो इसमें देखिए ये जो फ्लक्स लाइन है इसमें कहाँ सबसे ज़्यादा इकट्ठा हो रही हैं? ये ट्रेलिंग पोल टिप पर, और यहाँ पर सबसे कम हो रही है यानी लीडिंग पोल टिप। इसको लैगिंग पोल टिप भी कहते हैं, टी को, ट्रेलिंग पोल टिप को। तो पूछता है कभी कभी कि अगर मान लीजिए कि किस हिस्से में सबसे ज़्यादा डीमैग्नेटाइजिंग देखने को मिलता है, यानी कि डीमैग्नेटाइजिंग किसमें सबसे ज़्यादा हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि डीमैग्नेटाइजिंग क्या हो रहा है? डीमैग्नेटाइजिंग यहाँ पर कम है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर, यानी कि डीमैग्नेटाइजिंग यहाँ पर सबसे कम हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है, सबसे कम यहाँ पर ट्रेलिंग पोल टिप पर देखने को मिल रहा है।
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और ये डायग्राम भी कभी कभी देकर पूछ दिया जाता है कि जो जनरेटर के चलने की दिशा में एमएनए शिफ्ट हो जाता है। पहले एमएनए यहाँ था, इसलिए इसको न्यू एमएनए के नाम से लिखा गया है। ठीक है। और जो ये देखिए ये फील्ड फ्लक्स से ये जो आपका ये देखिए फील्ड फ्लक्स से 90 डिग्री पर कौन होता है, जीएनए होता है। 90 डिग्री से जो जीएनए और ये होते रिजल्टेंट फ्लक्स है। ठीक है। तो ये इस तरह से अगर आपको डायग्राम दिखे तो आप जान जाएंगे कि ये लोड कंडीशन को दर्शा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए ये नो लोड पर है। नो लोड पर देखिए अलग अलग दिखाया गया है। ये आर्मेचर फ्लक्स को दिखाया गया है। ठीक है। और ये फील्ड फ्लक्स को दिखाया गया है। ठीक है। अजय देखिए नो लोड में तो आर्मेचर में कोई फ्लक्स ही नहीं बनता, क्योंकि आर्मेचर में जो धारा होती है जीरो होती है। लेकिन इस प्रकार दिखाया गया है तो इसमें एक फ्लक्स है, आर्मेचर का अलग फ्लक्स दिखा दिया गया और फील्ड का अलग फ्लक्स दिखा दिया गया। तो इस प्रकार का जो वेन डायग्राम है इस प्रकार बनता है। देखिए जो होता है फील्ड फ्लक्स से 90 डिग्री पर जीएनए होता है और इसी पर एमएनए होता है 90 डिग्री। ठीक है। ये डॉटेड में आप इसको आर्मेचर फ्लक्स का भी दिखा सकते हैं। तो ये डॉटेड में इसलिए दिखा रहे हैं कि और बिना लोड का है। ठीक है। तो इसमें आई यानी कि आर्मेचर करंट का मान 0 होता है। तो ये सब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे आप। वह प्रभाव जो एलपीटी पर अधिक तथा टीपीटी पर कम आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स को डिमैग्नेटाइज करता है। तो ये किस प्रकार का, अच्छा ये उसमें ये चीज़ें बताए उसको हम लोग बोलते हैं विचुंबकन प्रभाव यानी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। इस चीज़ को हम याद रखेंगे, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 15 नंबर है, निम्न में से किस कम्यूटेशन के कारण ब्रश में स्पार्किंग होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रश। दो तरीके से हमें देखने को मिलता है, एक स्मूथ, एक क्या होता है स्मूथ कम्यूटेशन, एक होता है रफ कम्यूटेशन। तो हमें रफ कम्यूटेशन में क्या होता है, एकाएक में क्या होता है करंट में बदलाव देखने को मिलता है। तो इसलिए हम लोग बी वाला ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी रफ कम्यूटेशन। 16 नंबर है, निम्नलिखित विधियों द्वारा स्पार्किंग को कम किया जा सकता है। तो देखिए प्रतिरोध वायर का जो अतिरिक्त वायर का प्रयोग करके हम लोग करते हैं, या उच्च प्रतिरोध का ब्रश यूज करके हम लोग इसको कम कर सकते हैं। और एक इंटरपोल बाइंडिंग को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है कि जो मेन पोल होता है उसके बीच में छोटे स्थापित पोल वो मेन पोल, ये जो मेन पोल का ये 1/3 गुना बाइंडिंग होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। 17 है, खुला परिपथ विशेषता डीसी जनरेटर में किन किन के मध्य होता है? यानी ओपन सर्किट विशेषता किसके किसके मध्य खींचा जाता है? तो ये आपका क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर धारा के बीच खींचा जाता है। टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर के धारा के बीच खींचा जाता है। सॉरी इसमें पूछा कि खुला परिपथ यानी ओसीसी विशेषता की बात कर रहा है। ओसीसी ओपन सर्किट विशेषता की बात करेगा तो इसमें उत्पन्न ईएमएफ और फील्ड धारा के बीच, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी इसके लिए, ये जो टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर धारा है ना, ये तो आपका एक्सटर्नल यानी बाहरी परिपथ विशेषता को दर्शाता है। ठीक है। ये उत्पन्न ईएमएफ और आर्मेचर धारा ये किसको दर्शाता है? इंटरनल को। तो उसके लिए सॉरी, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसमें दर्शाया गया है, देखिए ये है जो ओपन सर्किट वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच है ओसीसी करंटिसिस है। ठीक है। ये ड्यूल मैग्नेट यानी अवशिष्ट चुंबक की बात हो रही है। देखिए इसमें क्या है, इसमें दर्शाया गया है, देखिए ये लोड करंट है। देखिए ये वाला हिस्सा ये रेड वाला, यानी देखिए उत्पन्न ईएमएफ और ये वाला ये आपका लोड करंट के बीच ग्राफ खींचा गया है, ये इंटरनल। और फिर एक्सटर्नल का देखिए ये वाला हिस्सा टर्मिनल वोल्टेज यानी बाहरी और लोड करंट के बीच खींचा गया है। और फिर उसके बाद ये है आर्मेचर रिएक्शन को दर्शा रहा है ये वाला हिस्सा। तो ये क्या है आपके लोड करंट और नो लोड वोल्टेज के बीच खींचा जा रहा है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन, आपके जितने भी डाउट्स है क्लियर हो गए होंगे। निम्न में से हॉपकिंस परीक्षण किस लोड पर होता है? देखिए हॉपकिंस को अगर बोलिएगा तो जो मुख होता है वो फूला हुआ दिखाई देगा। हॉप मतलब फूला हुआ, फूल यानी फुल लोड पर। तो किस पर हम लोग करते हैं? फुल लोड पर हम लोग हॉपकिंसन परीक्षण करते हैं।
मशीन में दो प्रकार का परीक्षण हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, एक हॉकिंग परीक्षण और स्विन बर्नर्स में। स्विन बर्न होता है जो नो लोड पे करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे है 19 नंबर कि निम्नलिखित में से मशीन की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त है। तो देखिए, अगर मशीन दक्षता कुछ मशीन के लिए, तो इसमें होता है वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंस लॉस, यानी ए वाला ऑप्शन हो जाएगा स्थिर हानि बराबर स्थिर हानि। और लौ हानि कॉपर हानि किसके लिए होता है, ये ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसके लिए कंपनसेटिंग बाइंडिंग की जाती है। तो किसको दूर करने के लिए हम लोग कंपनसेटिंग बाइंडिंग करते हैं, ये विचुंबकन प्रभाव को कम करने के लिए, यानी किसको हम लोग डीमैग्नेटाइजिंग कर, जो डीमैग्नेटाइजिंग हो रहा है इसके कारण स्पार्किंग पैदा होता है, उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें और सब्सक्राइब। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।